कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है री एग्ज़ाम, उन्हीं के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्लेटफॉर्म का, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। और ये नया प्रैक्टिस सेट है, आप लोगों देख पाए होंगे, वॉल्यूम 3 है ये। इससे पहले वॉल्यूम 1 को हम सॉल्व करा चुके हैं, वॉल्यूम 2 नहीं कराए हैं, उसको भी करा देंगे बाद में। पहले ये नया आया है, इसे करा देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। तो पंचायती राज प्रणाली राज सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारतीय संविधान में 3 सूची के बारे में चर्चा किया गया है। संविधान के 7वीं अनुसूची में राज सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इन्हीं 3 के बारे में चर्चा किया गया है संविधान में। और समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ता। यहाँ पे बात संचित निधि के किया गया है। तो संचित निधि का जो चर्चा है भारतीय संविधान में, वह अनुच्छेद 266 में है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, किसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन 2017 ईस्वी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर का जो होता है इंग्लिश में गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, इसे इंग्लिश में जीएसटी कहा जाता है। और जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 2017 ईस्वी से लागू हुआ है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रीट जारी करता है, जिसमें से एक क्या है? अधिकार परीक्षा लेख। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार परीक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 जो है यह किससे संबंधित है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ही कैग कहा जाता है। कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। और भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो थे वह वी नरहरि राव थे। और वर्तमान में जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? तो डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसा निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डेबिट कार्ड पर जो अंक होता है वह कितने अंक का होता है? नंबर जो होता है डेबिट कार्ड पर 16 अंक का होता है। जैसे आधार कार्ड पर क्या अंक का नंबर होता है? 12 अंक का होता है। मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार वह बिहार का है। किसका है? बिहार का है। और सबसे ज़्यादा जो है यानी उच्च किसका है? तो वह केरल का है। दूसरे नंबर पे साक्षरता दर में मिजोरम आता है। ऑप्शन के अनुसार बात किया जाए तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य की जो है 2011 के अनुसार ऑप्शन के अनुसार कम साक्षरता दर है। और वर्तमान में जो है भारत का साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितना है? तो 74.04% है। वही बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो 61.8% है। 61.8% यानी 8% है। अगला क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई? 1931-32 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो विक्की आर.वी. राव के द्वारा किया गया। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और वही आपको पूछे कि भारत में आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो यह पीसी महालनोबिस ने लगाया था।
कब लगाया था? तो 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम लिंगानुपात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की चर्चा किया गया है। तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दमन और दीव का है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, दमन एवं दीव। दमन एवं दीव की लिंगानुपात जो है वह 618 है। वही सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछे केंद्र शासित प्रदेश में तो क्या हो जाएगा? पुदुचेरी हो जाएगा। पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है? 1037 है। अगर राज्य की बात किया जाता तो 1084 जो है वह केरल का है, सबसे अधिक है। और राज्य में पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो वह हरियाणा का है। हरियाणा का कितना है? 877 है। 877 लिखा रहता है और कहीं कहीं 879 भी लिखा रहता है, मुख्य रूप से 877 है। और भारत के लिंगानुपात की बात किया जाए तो 943 है। और बिहार का कितना है? बिहार का इससे 25 कम है, यानी 928 है। अगला नंबर क्वेश्चन है 918 है, सॉरी 18 है, 28 नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना या आंदोलन जो हुई थी या कहाँ पे हुई थी? बंगाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। वही सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो ज्योतिबा फुले ने किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, उदयन ने इसे बसाया था। उदयन जो है यह अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके, उदयन का पिता अजातशत्रु था, इसकी हत्या करके यह गद्दी प्राप्त किया था। कौन? उदयन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने किया था। यहाँ पे वेलेस्ली लिखा है लेकिन लॉर्ड वेलेजली होता है। आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसी ने सती प्रथा का अंत किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था यह किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो युद्ध हुआ था 1756 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1763 ईस्वी तक चला था, लगभग 7 साल तक। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का आता है। मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न है, अगर आपको इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। टाइम ज़्यादा लग जाएगा वीडियो बनाने में, ये जो है समझाने में, इसलिए हम इसका वीडियो जो है नहीं बता रहे हैं क्वेश्चन। ये जो है 14 नंबर का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, इसमें गुंजन। और 15 नंबर का क्वेश्चन जो है रीजनिंग का सवाल, इसका राइट आंसर जो है इसमें 9 से हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश है। इंग्लिश का क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी ये जो वर्ड दिया गया है, यानी अनेक, इसे हिंदी में आप कह सकते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो होता है। जैसे जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? जिज्ञासु या जिज्ञासा कहा जाता है। तो उसी प्रकार ये है। तो वर्टेब्रेट एनिमल डेट क्रॉल ऑन द ग्राउंड, इसका राइट आंसर जो है, यानी ग्राउंड में कौन रेंगता है या घूमता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसे रेप्टाइल कहा जाता है। रेप्टाइल का मतलब क्या होता है? रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाला जंतु।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी समानार्थी शब्द पूछ रहा है, पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो एलिजेंट का पर्यायवाची शब्द जो है, एलिजेंट का हिंदी होता है सुंदर। एलिजेंट का हिंदी सुंदर यानी ब्यूटीफुल होता है, और इसका दूसरा इंग्लिश मीनिंग जो होता है एलिजेंट का, ग्रेसफुल होता है। ग्रेसफुल का अर्थ भी सुंदर ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आइटम पूछा गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम यानी बॉटम लाइन जो है, इसका मीनिंग क्या होगा? बॉटम लाइन का अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य। ये आइटम दिया गया है, बॉटम लाइन का अर्थ क्या होता है? अति महत्वपूर्ण तथ्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी अति महत्वपूर्ण तथ्य। दोनों का मीनिंग सेम है, यही होता है आइटम, यानी आइटम होता है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला क्वेश्चन है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हर टू कीप ए सेक्रेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनियम पूछा गया है, यानी विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द पूछा गया है। तो इनरिच का जो मीनिंग होता है किसी वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाना, वहीं डिप्लेट का अर्थ होता है गुणवत्ता को घटाना या कम करना। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी आपको ये सेंटेंस जो दिया गया है इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, द हॉल हैज़ बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुल बाय देम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो आपको हाईलाइट किया गया है इसका मीनिंग क्या होगा इसमें, यानी इसको हटा के क्या रख सकते हैं। दिया गया है कि नाविका इज ए सुपर एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास, यानी सुपर एंड इम्प्रेसिव का जो हिंदी मीनिंग होता है वह शानदार और प्रभावशाली होता है, वहीं ब्रिलियंट का भी अर्थ यही होता है, सुंदर या प्रभावशाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिया गया है व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड, यानी जब पेशेंट जो है हॉस्पिटल से बाहर आता है, दिया गया है कि व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वाज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी पेशेंट को हॉस्पिटल से जब लाते हैं यानी क्या किया जाता है? डिस्चार्ज किया जाता है, यानी निकाला जाता है तो उसे डिस्चार्ज करना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बंगाल गजट जो था यह अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था। और बंगाल गजट की शुरुआत किसने किया था? तो जेम्स ए हिक्की के द्वारा किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यह कालिदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास की ही रचना है। कुमार संभवम भी, रघुवंशम भी इसी की रचना है, मेघदूत भी इसी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि कीर्ति का समानार्थी शब्द है। कीर्ति का समानार्थी शब्द जो होता है वह रचना होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो मरने वाला हो उसे मरणासन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक शब्द जो होता है वह प्रदेश प्लस इक शब्द से जुड़ा मिलकर बना होता है। प्रदेश प्लस इक शब्द से मिलकर बना होता है, तो इसी का मीनिंग हो जाता है प्रादेशिक। तो इसमें प्रत्यय जो बाद में लगता है यानी इक प्रत्यय हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ई कैसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रचना जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुने। सही क्रम वाला विकल्प आपको चुनना है, यानी लाइन बताना है। सेंटेंस जो दिया गया है ये वाक्य, इससे वाक्य को आपको कैसे सुटेबल बैठेगा वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था। लौधर रोड पर, कहाँ? तो लौधर रोड पर, और घर सड़क के उस पार था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पहले 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा और लास्ट में 1 आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। तो दिया गया है कि
ये जो वाक्य 4 दिया गया है, 4 वाक्य जो दिया गया है, यानी क्रम में आपको सजाना है। तो इसका हो जाएगा कि महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा। वहाँ उनसे कहा गया कि नरक चलो। तो महाराज जो है महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, और वह जो है उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पहले सी आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद डी आएगा। और ये सभी जो क्वेश्चन है इसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इस सब का प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का निम्न में से कौन सा सीधा अनुपातिक है, यानी समानुपाती है। सीधा अनुपातिक यानी समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आवेशित कण के संवेग के सीधा समानुपाती होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय डैश 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 nवें सेकेंड में दूरियों को किस प्रकार की श्रेणी बनाते हुए तय करेगा। तो यह जो है समांतर श्रेणी बताएगा। आप सूत्र जो जानते हैं तो उस पर आप बैठा के इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिरोध 12 ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में रखा जाएगा। समांतर क्रम में रखा जाएगा यानी आपको पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़ना होता है। तो उसका सूत्र RP 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अगर यहाँ पे 3 रहता तो R3 भी कर देते। वहीं आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना रहता है तो RS बराबर यानी सीरीज, यहाँ पे P पैरेलल को सूचित कर रहा है और S जो है सीरीज को यानी श्रेणी क्रम में। तो ये सूत्र होता है R1 प्लस R2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इस सूत्र से निकल जाएगा। आपको पूछा है समांतर क्रम में तो यानी पैरेलल समांतर क्रम में, तो ये सूत्र पे आप निकाल सकते हैं। इसका 1/4 में 1/12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 ओम आ जाएगा। फिर उसको उल्टाना भी होता है 1/R1 बराबर जो निकल के आएगा 1/6, 1/RP बराबर जो आएगा 1/6। तो RP बराबर क्या हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साधारण दोलक की आवृत्ति f हर्ट्ज है तो 2 मिनट में दोलक दोलन करेगा तो कितना बार दोलन करेगा। 1 सेकेंड में दोलन जो करता है वह f बार, यानी आवृत्ति f हर्ट्ज है तो कितना बार करेगा, यानी 120 सेकेंड में बोल रहा है कितना बार करेगा। 2 मिनट बराबर 120 सेकेंड होता है तो वही 120 सेकेंड लिखे हैं तो 120 f बार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक समान विद्युतीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। अशुद्ध कथन आपको बताना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि त्वरण का परिणाम नियत नहीं रहता है, नहीं, यह नियत ही रहता है, नहीं लगा कि गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। त्वरण और चाल इसमें दोनों नियत रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि F और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस यहाँ पे F और 2F के बीच अगर किसी वस्तु को रखेंगे हम तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। लेंस जो होता है यह उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो होता है इस प्रकार का, तो इसके सेंटर में जो होता है वह प्रकाशिक केंद्र होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो दिया गया है कि यह उपकरण के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। फ्यूज तार सही है, श्रेणी क्रम में ही संयोजित रहता है और यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, इसमें ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन का गुण किस में पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, इसे ही उत्सादन भी कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन को उत्सादन भी कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन जो होता है वह क्या होता है। ऊर्ध्वपातन जो होता है
ठोस को गर्म करने पर द्रव में न आके सीधे गैस में बदल जाता है तो उसे उर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे कपूर को जो हम जलाते हैं, कपूर को जलाते हैं तो सीधे वह गैस में बदल जाता है, तो यही हो गया उर्ध्वपातन। और अमोनियम क्लोराइड को भी जलाएंगे तो वह सीधे गैस में बदल जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वह NH4Cl होता है, NH4Cl होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिंधव सभ्यता की स्थल नहीं है, यानी सिंधव सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है अराकी गढ़ी है, कालीबंगा है, लोथल है। इसके बाद और भी आता है, जैसे हड़प्पा आता है, मोहनजोदड़ो आता है, रोपर आता है, धोलावीरा आता है। और ये जो है लंगनाज, यह नहीं आता है सिंधव सभ्यता के अंतर्गत। लंगनाज जो है यह गुजरात में पड़ता है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित यह पूरा स्थल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, कौन सी जोड़ी सही है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में ही रोलेट एक्ट आया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो काल था 1916 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी तक था। और रोलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 ईस्वी में आया था, जो कि इसी बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दिल्ली दरबार किसके काल में लगा था, दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 3 बार दिल्ली दरबार लगाया था, तीसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का झंडा फहराया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का जो तिरंगा झंडा जो है, राष्ट्रीय झंडा तिरंगा झंडा, इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया, तो पिंगली वेंकैया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई थी। गतिमान एक्सप्रेस जो है यह 2016 ईस्वी में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान समय में जो है भारत का सबसे तेज चलने वाला ट्रेन वह वंदे भारत ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन है। और वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ कब किया गया, तो 2019 ईस्वी में किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव जो हुआ था यह प्रथम बार जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह मीरा कुमार थी। और लोकसभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह 1952 ईस्वी को ही प्रारंभ हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव जो हुआ था यह 1951-52 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1951 ईस्वी में लोकसभा चुनाव जो है शुरू हुआ था और 1952 ईस्वी तक चला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा का आधार क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा का आधार है कि यदि किसी देश से युद्ध हो जाता है, बाह्य आक्रमण हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, यानी सेना में विद्रोह हो जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आपात जो है आपात उपबंध कितने प्रकार का लगाया जाता है भारत में, तो 3 प्रकार का। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रपति शासन जो आता है अनुच्छेद 356 में आता है। और वहीं राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपात जो आता है यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये क्वेश्चन तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट था, अनुच्छेद डायरेक्ट पूछा जाता है, वो सब अनुच्छेद में था। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो मौलिक अधिकार था, पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, उसमें से 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 301 के तहत रख दिया गया। इसे अनुच्छेद 300A या 300 को के तहत रख दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की कौन सी सूची नहीं है, तो यह प्रवर्ती सूची नहीं है। भारतीय संविधान में 3 सूची की चर्चा किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
अगला क्वेश्चन है, और सूची की चर्चा जो है वह किस में है, तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी के माप की कौन सी समान विधि प्रयोग में लाई जाती है। गरीबी के माप की जो है समान विधि कौन से प्रयोग में लाई जाती है, तो आय एवं व्यय दोनों, ऑप्शन नंबर 2 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। और वर्तमान समय में जो है भारत में व्यावसायिक बैंकों की संख्या 12 है, और सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक जो है वह भारतीय स्टेट बैंक है, यानी SBI है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बचत खाते का उद्देश्य क्या है। बचत खाते का उद्देश्य क्या होता है, तो जमा पर ब्याज अर्जित करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों को उद्योग से मिलाइए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बेंगलुरु में क्या है, तो वायुयान उद्योग है, बेंगलुरु में वायुयान उद्योग है। कोरबा जो है, कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग है। और जमशेदपुर में जो है यह लौह इस्पात उद्योग है। और मजालखंड में जो है यह तांबा उद्योग है। मजालखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा उद्योग के लिए। इसके बाद अगला, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का है। 55 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 55 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वहीं 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 85/169। 57 का जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 5। इसके बाद 58 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 50 किलोमीटर। और 59 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 20,000। अगर आपको मैथ बनाने में कोई तकलीफ हो, कोई समस्या आता हो, समझ नहीं आता हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लास्ट में भी दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का। 60 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 24 वर्ड। 61 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 279। और 62 का राइट आंसर जो है कौन सा से हो जाएगा, 62 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, sin स्क्वायर 5 cot स्क्वायर 5। अगला क्वेश्चन है कि त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का समान अणुसूत्र क्या है। त्रिबंध हाइड्रोकार्बन वाले समान अणु का सूत्र जो होता है वह CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। और इसे एल्काइन भी कहा जाता है। त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो इसे एल्काइन कहा जाता है। वहीं एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन का सूत्र CnH2n होता है। एल्केन का सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन का सूत्र जो है, एल्काइन करेंगे अगर तो इसमें से 2 जो है घटा देंगे, वहीं एल्कीन करेंगे तो 2 जोड़ देंगे। इसमें एल्कीन का सूत्र CnH2n+2 होता है। ये सब चीज़ आप नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का पूछा गया है, इसलिए हम इतना वर्णन से बता रहे हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कर रहा है 64 का कि निम्न में से किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, डायमंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। संघनन बहुलक जो है इसमें से कौन सब है, तो पॉलीएस्टर है, पॉलीप्रोपोलीन भी है संघनक बहुलक, और पॉलीएमाइड भी है। लेकिन पॉलीकार्बोनेट जो है यह संघनन बहुलक नहीं है, तो नहीं पूछा गया था। यानी किसको छोड़कर, तो पॉलीकार्बोनेट को छोड़कर, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उप सहसंयोजकता में निम्न में क्या होता है। उप सहसंयोजकता में जो है निम्न में से क्या होता है, तो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की 2 परमाणु के मध्य साझेदारी होती है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीज का अयस्क कौन है। मैग्नीज का जो अयस्क होता है वह इनमें से क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा,
ल्यूसाइट। पायरोल्यूसाइट जो है यह मैग्नीज का अयस्क होता है, इसका सूत्र जो है MnO2 होता है। वहीं ये एस्टिनबाइट जो है, एस्टिनबाइट यह किसका अयस्क है, तो एंटीमनी का अयस्क है एस्टिनबाइट। और हेमेटाइट जो है यह लोहा का अयस्क होता है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वह कौन सा राज्य करता है, ओडिशा करता है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, नहीं, यह कुचालक होते हैं। तो ये क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। कथन दूसरा में कहा गया है कि कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल प्रबल नहीं होता है, प्रबल नहीं होता है, यह सही है। तो केवल 2 सत्य है और एक जो है असत्य है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 2 अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होता है, किसमें, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। अगला क्वेश्चन है कि यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है यदि μb, μy और μg क्रमशः नीले, पीले और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध होगा। यहाँ पे म्यू जो सूचित कर रहा है, म्यू अपवर्तनांक को सूचित कर रहा है, और बी जो है या वाई जो है या जी जो है यह रंग को सूचित कर रहा है। बी का अर्थ होता है यहाँ पे ब्लू यानी नीला, वाई का अर्थ येलो यानी पीला होता है, और जी का अर्थ ग्रीन यानी हरा होता है। तो वही यहाँ पे नीला, पीला, हरा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे उत्तक की बात हो गया है, तो उत्तक का अध्ययन जो है वह हिस्टोलॉजी कहलाता है। वहीं कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है ये गुजरात है, और इस प्रकार जो भारत है कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले गुजरात से, उसके बाद राजस्थान से, गुजरात, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से होकर गुजरती है। कौन सा, तो कर्क रेखा। वहीं पे जो आपको भारतीय मानक समय रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, भारत के इस साइड से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। वहीं आपको पूछे कि भारत में जो इधर समुद्र तटीय राज्य जो है, तटीय राज्य कितना है, तो तटीय राज्य 9 है। इस साइड से 5 राज्य लगता है तट के किनारे, और इस साइड से 4 राज्य है। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। और इस साइड से कौन कौन राज्य है, इस साइड से जो है तमिलनाडु है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हुआ था, और चिपको आंदोलन का नेतृत्व जो किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। चिपको आंदोलन भारत में वन संरक्षण आंदोलन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वह डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं आपको भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछे तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मयूर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो पूछे तो वह हाथी हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि म्यांमार के साथ भारत के
किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का लगता है, नागालैंड का लगता है, मणिपुर का लगता है और मिजोरम का लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की सीमा जो है म्यांमार के साथ कितना लगता है? तो 1643 किलोमीटर लगता है म्यांमार के साथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन फ्लड जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी पशुपालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन जो है यानी दूध क्रांति से ऑपरेशन फ्लड जुड़ा हुआ है। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। और भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वहीं भारत में हरित क्रांति का जनक पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन है। और विश्व में पूछे हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार जो है यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो यही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। बालिका दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है। वहीं 9 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है कि भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? भूटान में किस धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं? तो बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान में जो है लगभग 75% बौद्ध धर्म ही निवास करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? अनुमानित विकास दर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 7%। 7 से लगभग 7.5% तक रहता है ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागरेब ओपन एकल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो यह अमन सहरावत ने जीता। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में हाल ही में यहाँ पे हो जाएगा किसके यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को इसमें 36वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो विनोद गनात्रा को, ग्वात्रा होना चाहिए, विनोद गनात्रा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैथ का 85 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 60 डिग्री। और 86 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 87 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 18 मीटर। वहीं निम्नलिखित में से कौन मूल बिंदु का निर्देशांक है? तो इसका राइट मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 89 का राइट आंसर जो है पूछा है कि चित्र परिचय जिस प्रकार नक्शा से संबंधित है उसी प्रकार इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो शब्दावली पाठ से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ये चित्र जो है डी नंबर का उसमें मिलान कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 15। 92 नंबर का राइट क्वेश्चन है 92 का कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएं कौन सी है? मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएं जो होती है वह श्वेत कनिकाएं या कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है श्वेत कोशिकाएं को इंग्लिश में WBC कहा जाता है, वाइट ब्लड कार्पलेट। तो इसे WBC कहा जाता है। और WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और एक जो होता है मोनोसाइट क्या होता है? तो मोनोसाइट जो होता है सबसे बड़ी WBC है। मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC होती है, यानी
सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मार्सिलिया। मार्सिलिया मार्सिलिया जो है यह टेरिडोफाइटा समूह का पौधा है। कौन? मार्सिलिया। यहाँ पे थैलोफाइटा के बारे में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है महाधमनी निम्न में से किस शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी जो है निम्न में से किस शीर्ष पर शुरू होती है, तो बायां निलय पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1943 में विटामिन के के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो यह डोइजी एंड डेम को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 ईस्वी में हुई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। और यहाँ पे विटामिन के बारे में पूछा गया था। तो विटामिन के कारण जो होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है या नहीं बन पाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है वह फिलोक्विनोन होता है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो होता है वह सेल्यूलोज का बना होता है, और कोशिका भित्ति जो होता है यह सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। कौन? कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है कि मेलानिन किससे स्रावित होता है। मेलानिन जो है यह किससे स्रावित होता है, तो त्वचा के क्रोमेटोफोर से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चर्म यानी चमड़ा जो होता है, स्किन का रंग जो होता है वह किस पर निर्भर करता है, तो इसी पर निर्भर करता है इसके संख्या पर। क्रोमेटोफोर के कोशिका की संख्या पर निर्भर करता है यह। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। संक्रमित मच्छर के काटने से जो रोग होता है वह मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, डेंगू होता है। लेकिन ये जो है इबोला हेमरेजिक बुखार जो है यह वायरस के कारण होता है, तो वही नहीं पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विनिमय की क्रियाविधि किसके परिणाम स्वरूप होती है। विनिमय की क्रियाविधि जो होती है वह किसके परिणाम स्वरूप होती है, तो आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। किसके परिणाम स्वरूप, तो विनिमय की क्रियाविधि के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग जो का कारण क्या है। मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण विटामिन डी की कमी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से बच्चे में रिकेट्स नामक रोग होती है, वही वयस्क मनुष्य में जो है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है, धूप में मिलता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वह कैल्सीफेरोल होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।